हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़। फ्रेंड्स, आज की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जो बेस्ड है वो है एनाटॉमी पर। यहाँ पर हमने आज टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं एनाटॉमी से रिलेटेड। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। इससे पहले भी हमने अपनी और भी एमसीक्यू सीरीज़ और स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी क्वेश्चन आंसर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने उनमें इंक्लूड किए हैं जो आगामी एग्जाम्स में पूछे जाने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, या फिर फिज़िकल एजुकेशन DSSB के लिए, या फिर फिज़िकल एजुकेशन यूपीटीजीटी यूपीपीजीटी के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड LT या फिर किसी अन्य स्टेट की शारीरिक शिक्षा से संबंधित परीक्षा के लिए, तो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण से बनने वाले ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण से बनने वाले ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 45। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। फ्रेंड्स, कहना चाहूँगा कि आप नोटबुक और अपनी पेन ले लीजिए और अपना टेस्ट ज़रूर लगाइए और हमें बताइए कि आपका आज का स्कोर कितना रहा। अगर इस 25 क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आप 20+ स्कोर करते हैं तो मीन्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में चार ऑप्शन मैंने आपको दिए थे। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण से बनने वाले ATP अणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 15, बी है 38, सी है 30 और डी है 45। राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने गेस कर भी लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी 38 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीश्वसन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीश्वसन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कुल कितनी होती है। 21 किलो कैलोरी, 456 किलो कैलोरी, 270 किलो कैलोरी या फिर 673 किलो कैलोरी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने आंसर बताया है। ऑप्शन नंबर डी 773 किलो कैलोरी बिल्कुल सही आंसर है। एक ऑक्सीजन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा है 673 किलो कैलोरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीश्वसन में क्या बनता है। ऑक्सीश्वसन में क्या बनता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एथिलीन, ऑप्शन बी है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल। राइट आंसर गेस कीजिए। अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑक्सीश्वसन में एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, DNA तथा RNA में मुख्य अंतर पाया जाता है। DNA तथा RNA में मुख्य अंतर क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है पिरिमिडियन में, बी है केवल शर्करा के प्रकार में, सी है शर्करा तथा पिरिमिडियन दोनों में, डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। DNA तथा RNA में जो मुख्य अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है शर्करा और पिरिमिडियन दोनों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुवांशिक सूचना में वाहक कौन है। अनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। DNA, mRNA, 1RNA या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन।
आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आनुवांशिक सूचना का वाहक mRNA होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक टेक प्लेट कौन प्रदान करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक टेक प्लेट कौन प्रदान करता है? चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है mRNA, ऑप्शन बी है rRNA, ऑप्शन सी है DNA, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए mRNA बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक टेक्टोप्लेट है वो mRNA प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर कौन लाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर कौन लाता है? ऑप्शन ए mRNA, ऑप्शन बी rRNA, ऑप्शन सी tRNA, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको राइबोसोम पर कौन लाता है, ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। राइट आंसर है tRNA। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। tRNA को ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? जो आरएनए है उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है ग्वानिन, ऑप्शन बी है यूरेसिल, ऑप्शन सी है साइटोसिन, ऑप्शन डी है एडेनिन। आपको बताना है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। थाइमिन कहाँ होता है? डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए तो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। ग्वेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या फिर एडेनिन। जी हाँ, ऑप्शन बी यूरेसिल एकदम सही आंसर है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, किसके कारण? यहाँ पर चार ऑप्शन आपको बताए गए हैं। ऑप्शन ए है समसूत्री विभाजन द्वारा, ऑप्शन बी है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ऑप्शन सी है निषेचन द्वारा, ऑप्शन डी है अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, तो इसका क्या कारण है? समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, निषेचन द्वारा या फिर अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन द्वारा जो है जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुग्मन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है चर युग्मकों के निर्माण को, बी मादा युग्मक के निर्माण को, ऑप्शन सी है नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को, या डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में लिखा है कि चर युग्मकों के निर्माण को, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये है नर युग्मकों के निर्माण को। तो आपको बताना है कि संयुग्मन किसे कहते हैं? नर युग्मकों के निर्माण को, मादा युग्मकों के निर्माण को, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। ऑप्शन सी नर तथा मादा युग्मकों के मिलने को क्या कहा जाता है? संयुग्मन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में विभाजन संभव नहीं है? अब आपको बताना है। यहाँ पर कुछ कोशिकाओं के प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी कोशिका है जिनमें विभाजन संभव नहीं है। ऑप्शन ए है यकृत कोशिका में, ऑप्शन बी है अरेखित
पेशी कोशिका में, और ऑप्शन सी है लाल रुधिराणु में, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों में। 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपको बताना है इनमें से कौन सी कोशिका में विभाजन संभव नहीं है। यकृत कोशिकाओं में, या फिर अरेखित पेशी कोशिकाओं में, लाल रुधिराणु में, या फिर बी और सी दोनों में। जी हाँ, राइट आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन सी लाल रुधिराणु में बिल्कुल सही है। जो लाल रुधिराणु यानी कि आरबीसी होते हैं, इनमें जो है कोशिका विभाजन संभव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कोशिका में वृद्धि मुख्यतः किस अवधि में होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जीवन अवधि में, G2 अवधि में, S अवधि में, या फिर इनमें से कोई नहीं। वो बताना है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में कोशिका में वृद्धि जो मुख्यतः होती है। ठीक है, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया, ऑप्शन ए जीवन अवधि में। ठीक है, कोशिका में वृद्धि मुख्यतः जीवन की अवधि में होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनन कोशिका में कोशिका विभाजन कैसा होता है? जो जनन कोशिका होती है उनमें कोशिका विभाजन कैसा होता है? ऑप्शन ए है सूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है समसूत्री विभाजन, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको क्वेश्चन दोबारा रीड करके बताता हूँ। जनन कोशिका में कोशिका विभाजन कैसा होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, समसूत्री, या फिर स्वतंत्र केंद्रकीय? जी हाँ, राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन बी अर्धसूत्री बिल्कुल सही है। जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओ रक्त वर्ग का व्यक्ति रक्त ले सकता है। जो ओ रक्त वर्ग का व्यक्ति होता है वो किससे रक्त ले सकता है? ए रक्त वर्ग वाले से, ऑप्शन बी है बी रक्त वर्ग वाले से, या ऑप्शन सी है ए बी रक्त वर्ग वाले से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आई होप आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओ रक्त वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो केवल ओ रक्त वर्ग से ही रक्त ले सकता है, लेकिन ओ रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को यानी कि किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे सर्वदाता भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? प्राणी मनुष्य हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 43। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, शायद आपने गैस कर भी लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, ऑप्शन बी 46। 46 क्रोमोसोम्स की संख्या होती है मनुष्य में, या फिर इसे कई बार 23 जोड़े भी हम कहते हैं, यानी कि 23 पेयर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनुवांशिकी के जनक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो अनुवांशिकी है उसके जनक कौन है। ऑप्शन ए है मेंडेल, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है खुराना, और ऑप्शन डी है पाब्लोव। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, ए मेंडेल बिल्कुल सही आंसर है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडेल। इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बाकी रॉबर्ट हुक आपकी कोशिका से संबंधित हैं, खुराना जो है वो डीएनए से संबंधित हैं, और पाव्लोव का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो अनुवांशिकी के जनक मेंडेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विनियम के कारण समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स का पुनर्संयोजन किसमें होता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विनियम के कारण समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड्स का पुनर्संयोजन किसमें होता है?
चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है डिप्लोटीन में, ऑप्शन बी है पैचिटीन में, ऑप्शन सी है जाइगोटीन में, ऑप्शन डी है लेप्टोटीन में। राइट आंसर आपको गेस करना है। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके समय ले सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जाइगोटीन में विनियम के कारण समजात गुणसूत्रों के क्रोमोटिड्स का पुनर्संयोजन जो है वो जाइगोटीन में होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाने से कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 47 हो जाती है, तो कौन सा लक्षण विकसित होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आराम से आप समझिए। जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाने से कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, तो कौन सा लक्षण विकसित होता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है डाउन लक्षण, ऑप्शन बी है टर्नर्स लक्षण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है। ऑप्शन ए है डाउन लक्षण, इसे डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुणसूत्र का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सके उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन या फिर जीनोम। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। गुणसूत्र का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन हो सके उसे क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन या फिर जीनोम। जी हाँ, राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन सी म्यूटॉन। ठीक है, गुणसूत्र का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन संभव हो सके उसे म्यूटॉन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डीएनए का वह भाग जो जैविक कार्य का निर्धारण कर सके उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है रिकॉन, ऑप्शन सी है जीनोम, ऑप्शन डी है म्यूटॉन। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। डीएनए का वह भाग जो जैविक कार्य का निर्धारण कर सके उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिस्ट्रॉन, बी है रिकॉन, सी है जीनोम, डी है म्यूटॉन। राइट आंसर आपने गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको सही आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ई सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतः केंद्रीय गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। अंतः केंद्रीय गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन ए है गुणसूत्र के मध्य, बी है गुणसूत्र के एक छोर पर, सी है गुणसूत्र के एक छोर के निकट और डी है बी और सी दोनों। जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको सही आंसर बताने जा रहा हूँ। जो अंतःकेंद्रीय गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति होती है वो गुणसूत्र के एक छोर पर होती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गुणसूत्र में पाया जाता है। आपको बताना है कि गुणसूत्र में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए है हिस्टोन प्रोटीन, ऑप्शन बी है डीएनए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जो गुणसूत्र है उसमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों ही पाए जाते हैं, कि मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु में नहीं पाया जाता है? एडेनिन, ऑप्शन बी है ग्वानिन, ऑप्शन सी है यूरेसिल, ऑप्शन डी है थायमिन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा कि डीएनए में कौन सा अणु नहीं पाया जाता है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी यूरेसिल बिल्कुल सही आंसर है। जो डीएनए है उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है?
निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? ऑप्शन ए है मंगोली जड़ता, ऑप्शन बी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है वर्ण अंधता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन इजी कर देता हूँ। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो एक रोग है वह सहलग्नता रोग कौन सा है? ठीक है, यानी कि हेरिडिटी से फैलने वाला रोग कौन सा है? आई होप अब आपने आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी वर्ण अंधता बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक हेरिडिटी से फैलने वाला रोग है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 44XY, ऑप्शन बी है 46+XY, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 44+XX। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जो पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 44XY। ठीक है, आई होप आपको हमारी आज की ये MCQ क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना स्कोर हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।